हमारी कहानी है कलेश। आज भी कुछ हुआ है भाभी जी? कांता नंदिनी की काम वाली उससे पूछती है। कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर, नंदिनी कहते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जिस मुंह को उसने दुपट्टे से पल्ला रखे ढक कर रखा था, इसमें से उसके गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो। फिर भी उसने घर वालों का नाश्ता बनाया। नंदिनी सोफे पर बैठकर अपनी 8 साल की बेटी को एकटक देख रही थी, लेकिन आज उनकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी, जब कल रात उसे पीटते देख करके उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भाग के कह रही थी, दादी आप पापा को बोलो ना, मम्मी को ना पीटे। बुआ आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह निशांत नंदिनी का पति से बोली, पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दो। लेकिन निशांत अपने गुस्से में कहाँ किसी की सुनना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फपक कर रोने लगी। तभी अनाया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप मत रो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पापा को बहुत डांटूंगी। नंदिनी कुछ देर बाद उसे गले लगा के रोती रही, फिर अपने को संभालते हुए बोली, जाओ अपने कमरे में बैठकर पढ़ो लो। अनाया के वहाँ से जाते ही नंदिनी अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से नंदिनी की शादी उसके माँ बाप ने निशांत के साथ की। नंदिनी के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने ही सीधे भी। नंदिनी को निशांत ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वह 2 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा शादी के लिए। नंदिनी उस वक्त MA फर्स्ट ईयर में गई ही थी, वहाँ अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। निशांत अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को हाँ करवाने। यहाँ सब देखकर कई बार नंदिनी की माँ बोल पड़ी, कितने पीछे पड़े हैं वह तेरे। भी माना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता। भाई हमें तो लड़का भाग गया, तू हाँ करके तो हम भी हाँ कहे रखेगा वह तुझे। नंदिनी की पढ़ाई पूरे होते ही रिश्ते को हाँ कर दिया गया। शादी के 10 दिन बाद ही उसके गाल पर पहले थप्पड़ ने ही उसे उसकी प्रति के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी, जब निशांत की माँ ने कहा, भाई पता नहीं निशांत हमारी ज्योति ननद इतना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना क्यों नहीं सिखाते। क्या तेरी जिद की वजह से शादी कर ली तो अब हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा? निशांत बोला। नंदिनी माँ क्या कह रही है? ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता? इससे पहले नंदिनी कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब ये तो कहेगी कि मैं काम करती हूँ और तू ही इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हाँ मिला देगा। चल ज्योति काम शुरू करें हम तो। मेरे पैरों का दर्द, निशांत बोला। नंदिनी माँ क्या कह रही है? ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता? इससे पहले नंदिनी कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब ये तो क्या कहेगी, मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हमें हाँ मिला देगा। चल ज्योति काम शुरू करें हम तो। मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही नंदिनी के कान और दिमाग सुन्न हो गए। उसे समझ में नहीं आया क्या हुआ। निशांत बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर
खूबसूरती से काम नहीं होता है। मैडम, चलिए अपनी जिम्मेदारी समझिए और आज के बाद ये सब क्लेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए निशांत ऑफिस चला गया। पहला थप्पड़ था जो उस दिन नंदिनी के गाल पर नहीं, उसकी आत्मा पर पड़ा था। नंदिनी पूरे दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही, निढाल सी, लेकिन किसी ने उसे यह भी नहीं पूछा कि खाना खाई कि नहीं। किसी ने दो शब्द प्यार के भी नहीं बोले। उसके घर में काम करने के बाद भी जताते रहते कि थप्पड़ मार के उससे लड़की ने अपने को जोरू के गुलाम के से बचा लिया। आज उसने मर्द होने का परिणाम दिया। नंदिनी ने श्याम को अपनी माँ को फोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ यह घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है? तभी वहाँ से माँ पकाहट के साथ बोली, नंदिनी बेटा, यह सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है। अभी नई नई गृहस्थी है, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है, लेकिन कहा सुनी तब भी हो जाती है। दामाद जी अच्छे हैं, गलती तो हाथ उठा दिया होगा। बेटा, थोड़ा सहन करना पड़ता है गृहस्थी के लिए। हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन यह सुनते ही नंदिनी ने फोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेगी। आज 10 साल से मैं उस बात याद भी नहीं कि वह हर छोटी बात के लिए कितना पिटी। आज भी निशांत वैसे ही है। किसी बात का सॉल्यूशन सिर्फ थप्पड़। 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया, बाहर डिनर करवा दिया। चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार, ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो माँ को, वो तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन तुम तो समझदार हो। ज्योति तुम्हारे रहते भी काम करे तो भाभी होने का क्या मतलब? यही सब कहता था बाद में अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, लेकिन उस थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद नंदिनी क्या महसूस करती थी, इस बात का कोई मतलब नहीं था। नंदिनी भी कुछ नहीं कहती। उसे डर लगता कि अभी बात संभली है, कहीं मेरे कुछ कहने से फिर से किसी बात पर निशांत नाराज ना हो जाए तो, या फिर मारपीट हो जाएगा तो। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि आवाज आई, नंदिनी नाश्ता नहीं बनाया क्या? अभी भूख लग रही है, ज्योति को पकौड़ी खाने का मन है, पकौड़ी बना दो। सासू माँ बोली। नंदिनी कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में झांकते हुए, कांता पकौड़ी तू क्यों बना रही है? नंदिनी कहाँ है? सासू माँ बोली, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, वो भी आराम से खा लेगी माँ जी। कांता बोली, अब बताओ, ये तो नखरे हैं इसके। डाइनिंग रूम की तरफ आते हुए नंदिनी को देख के बोली, क्या बात हो गई? अब सोफे से नहीं उठोगी क्या? गुस्सा दिलाती हो निशांत को। निशांत कहाँ है? निशांत के कमरे की तरफ जाते हुए, आज संडे है, निशांत देर से उठता है। जैसे ही उसकी आंखें उससे कह रही हो, माँ मुझे भी डर लग रहा है। अब तो नंदिनी अनाया की आंखें देख करके यह उठी। एक अजीब सा एहसास था वहाँ। निशांत ने जैसे ही हाथ उठाया, तभी नंदिनी ने अपना मोबाइल टीवी पर पटका। उसका यह रवैया देख करके निशांत बोला, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया, अब क्या इसका पैसा तेरा बाप देगा? उसकी तरफ से हट और टूटा मोबाइल और टीवी देखने लगा, हाथों में उठा के, हे राम,
कितना नुकसान हो गया, कुछ अकल है कि नहीं तुझमें? नंदिनी सासू माँ बोली। लेकिन जैसे आज तो नंदिनी कुछ और ही थी, चिल्ला कर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 साल में आज आपकी टीवी टूटी तो नुकसान हो गया। 10 साल से इस घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक टूट के बिखरी गई, तब नुकसान नहीं है। वह आज तक किसी ने नहीं गिना। मेरी बेटी के आंसुओं और उसके छोटे से मन पर जो जोर पड़ा वह किसी ने नहीं गिना। जिस दिन निशांत ने मुझे पहला थप्पड़ मारा तब आपकी आह नहीं निकली, जैसे आज टीवी के टूटने में निकली, तो आज कुछ और ही कहानी होती मेरी और निशांत। तुमसे जैसे इन टूटे हुए चीजों को देखा, वैसे एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए? अरे टूटी हुई चीज की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर दे भी देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ दे पाएगी। मेरी माँ ने कहा था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और आज उसे होने का इंतजार 10 साल करती रही। कितनी बेवकूफ थी मैं। तुम्हें तो मुझे मार पीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता होगा, लेकिन मुझे अब और सहन करने की तुम्हारी घर की अच्छी बहू बनने का किताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने को कमजोर दिखाकर उसे कमजोर नहीं बना सकती। अगर अब मैंने सहन कर लिया तो कल को अनाया भी किसी आदमी से पिटने को अपना भाग्य मान लेगी। ऐसा है, ज्यादा बोल रही है, निकल जा इस घर से अभी। निशांत बोला, मैं घर से निकल जाऊंगी। क्यों? अगर मैं एक बार अपनी आवाज को बुलंद कर दूं तो तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने की देर है तो बोलो, मैं बाहर जाऊं, या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। और आज के बाद अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मांगने पड़ेंगे। शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज में शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे। नंदिनी बोली। निशांत को नंदिनी का यह सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसका मेल ईगो कैसे उसका बोलना बर्दाश्त करता। उसे नंदिनी का हाथ खींचा। निशांत का दिमाग और कान सुन्न हो गया। जोर की एक आवाज से कमरा गूंज उठा। सास और नंद के मुंह से भी आवाज नहीं निकली। नंदिनी के तेवर देख के आज तो सबका ईगो, जुबान, ताने सब एकाएक शांत हो गए। नंदिनी ने आवाज लगाते हुए कहा, कांता पकौड़े ले आना, मेरे और अनाया के लिए भूख लगी है। नंदिनी आज समझ चुकी थी कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा उसको सहने वाला बुरा होता है। वह वैसे भी सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी ही रही। लेकिन आज बुरी बहू बुरी पत्नी बनना स्वच्छता से उसे मंजूर था, लेकिन उसे एक बुरी माँ बनना मंजूर नहीं था जो अपने लिए नहीं लड़ सकी।